हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के संशोधन के बारे में। दोस्तों, कोई भी संविधान जब बन जाता है तो उसमें समय समय पर अपडेट चाहिए होता है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाई है। आपने सुना होगा कि हमारा संविधान बहुत सारे देशों से अपग्रेड कर करके उसको जोड़ा गया है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं और इसे संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों, संविधान संशोधन का जो उद्देश्य है वो है समय समय पर संविधान को अपडेट करते रहना। तो अब तक हमारे पास 106 संविधान संशोधन अधिनियम आ चुके हैं। हाल ही में एक नया संविधान संशोधन अधिनियम बिल पारित हुआ है जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम था। दोस्तों, वैसे तो 106 संविधान संशोधन अधिनियम अब तक हो चुके हैं, लेकिन कुछ मुख्य ही है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनसे जुड़ी भी कुछ बातें पूछी जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लगभग 15 से 20 ऐसे संविधान संशोधन अधिनियम जो बार बार रेलवे, एसएससी या फिर और भी किसी भी एग्ज़ाम जैसे स्टेट लेवल का कोई भी हो उसमें पूछे जाते हैं, तो उसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं संशोधन की प्रक्रिया क्या है। तो संशोधन की प्रक्रिया को 368 के तहत रखा गया है। इसके लिए संसद के किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें एमपी या फिर मंत्री के द्वारा एक विधेयक पेश किया जाता है और विधेयक को फिर पारित करवाना होता है। यानी कि कुल सीट का 50%, यानी कि जितने भी सदस्य होते हैं उसका 50% या फिर उपस्थित सदस्य का 2/3 भाग से बहुमत दिलवा करके उसे पारित करवाना होता है। अगर ये हो गया तो उसके बाद दोस्तों कोई भी अगर नया नियम कानून बनाया जाता है तो पूरे भारत संघ के लिए बनाया जाता है, तो उसके लिए राज्यों की सहमति भी ज़रूरी है। इसलिए राज्यों की सहमति के लिए वहाँ के विधानमंडलों में भेजा जाता है। कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल से इसे साधारण बहुमत से पारित करवाना होता है। अगर इतना दूर की प्रक्रिया हो गई तो उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति के लिए उसे भेजा जाता है। राष्ट्रपति महोदय अपना हस्ताक्षर करके उस विधेयक को कानून का रूप देते हैं और वो अधिनियम बनके पूरे देश में लागू हो जाता है। तो अब तक हमारे देश में 106 संविधान संशोधन अधिनियम बन चुके हैं। उसमें से जो मुख्य बातें हैं हम लोग पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला संविधान संशोधन 1951। दोस्तों, संविधान बनने के तुरंत बाद ही हम लोगों को इसमें संशोधन करना पड़ गया। 1950 में संविधान को अपनाया गया और 1951 में इसमें संशोधन भी कर दिया गया। इस संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि भूमि सुधार विभाग से संबंधित था। इसमें किया क्या गया कि भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा दी गई। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी पहले ही संविधान संशोधन में दे दी गई। उसके बाद है 7वां संविधान संशोधन 1956। इसमें राज्यों के पुनर्गठन का उल्लेख है। इसमें हुआ क्या कि पुराना जो पद्धति था, जो हम लोग राज्यों को ABCD के नाम से जानते थे, उसमें संशोधन करके 7 राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया और उस वक्त 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसमें यह भी कहा गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और उसके बाद इसमें एक ये भी प्रावधान जोड़ा गया था कि 2 राज्यों का एक साझा हाई कोर्ट हो सकता है। अब है 21वां संविधान संशोधन 1967। दोस्तों, 21वां संविधान संशोधन 1968 जिस टाइम संविधान बना था उस समय 14 भाषाएं इसमें रखी गई थी। बाद में संशोधन करके सिंधी भाषा को जोड़ा गया। संविधान के 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा सिंधी को शामिल किया गया। इसका प्रभाव ये रहा कि सिंधी भाषा को संरक्षण मिला और उसके विकास के लिए एक संवैधानिक रूप दिया गया। उसके बाद है 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। 1971 में यह संशोधन को इसलिए लाया गया क्योंकि समाज में समानता बनाए रखे। इससे प्रीवी पर्स का उन्मूलन को समाप्त कर दिया गया। परिणाम ये रहा कि पूर्व शासकों को मिलने वाले विशेष अधिकार और भत्ते को समाप्त कर दिया गया। इससे समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता बनी रही। उसके बाद अब कोई भी शासक अपने उपाधियों के द्वारा समाज में जाना नहीं जा सकता। वो बस एक भारत का नागरिक के रूप में पहचाना जा सकता था और उसको मिलने वाला प्रीवी पर्स को भी समाप्त कर दिया गया। अगला है 36वां संविधान संशोधन 1975। दोस्तों, इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का दर्जा दिया गया। इसे भारत
के राज्यों में विलय कर लिया गया और इसे 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। इससे परिणाम ये रहा कि सिक्किम भारतीय संघ का हिस्सा बन गया और ये भी भारत में अन्य राज्यों की तरह अपना कार्यभार चला सकता था। 42वां संविधान संशोधन 1976। दोस्तों, अब तक के संविधान संशोधन में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन अगर किसी को कहा जाता है तो 42वां संविधान संशोधन है और इसे लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें इंदिरा गांधी जी ने बहुत सारे चेंजेस किए थे जिसको बाद में सुधारा भी गया, लेकिन इसमें बहुत सारे नए नए बदलाव किए गए थे इंदिरा गांधी जी के द्वारा। सबसे पहले है प्रस्तावना। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना में अब तक मात्र एक बार ही संशोधन हुआ है, उसके बाद संशोधन की प्रक्रिया को ही बंद कर दिया गया प्रस्तावना में। तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, जो था समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। उसके बाद मौलिक कर्तव्य। संविधान में पहले मौलिक कर्तव्य का जिक्र नहीं था, उसे संशोधन के द्वारा ही लाया गया। मौलिक कर्तव्य, इसे भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़कर मौलिक कर्तव्य दिए गए। उसके बाद राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। हालांकि इसको बाद में जाकर के बदल दिया गया, लेकिन इस संशोधन में ये नियम लाया गया था कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल का सलाह मानना ही होगा। उसके बाद बहुत सारे विषयों को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में जोड़ा गया, जैसे कि शिक्षा, वन्यजीव संरक्षण, पक्षियों का संरक्षण, न्याय, समान कानून, इन सब चीज़ों को राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में डाला गया था। आगे देखते हैं 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। दोस्तों, इसमें फिर जाकर के 42वें संविधान संशोधन का बहुत सारा चीज़ को बदलाव किया गया। सबसे पहला था आपातकाल। उस समय आपातकाल लगा दिया गया था तो उसको आंतरिक अशांति का नाम दिया गया था, तो आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। आंतरिक अशांति नाम को ही, मतलब उस वर्ड को सिर्फ हटाया गया था और उसके जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द का यूज़ किया गया। उसके बाद संपत्ति के अधिकार। हमारा पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार हुआ करता था, जिस वजह से अगर सरकार को कोई नई नियम लानी होती थी तो वो मौलिक अधिकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जाकर के रोक लगा देता था, कोई भी परियोजना शुरू करना हो सरकार को। इसीलिए तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया और इसे संविधान के अनुच्छेद 300A में रखा गया। प्रश्न पूछा जाता है ये। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया गया था, तो 44वें संविधान संशोधन में से उसको फिर से 5 वर्ष किया गया। इससे पहले तो 5 वर्ष था ही, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी जी लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष कर दी थी। उसके बाद फिर से 44वां संविधान संशोधन में संविधान में बदलाव करके उसको फिर से 5 वर्ष किया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985, ये दल बदल कानूनों को रोकना था। दोस्तों, पहले क्या होता था कि कोई भी सांसद हो या विधायक हो, जो भी पार्टी में उसको फ़ायदा दिखता था स्वतः ही चला जाता था इस्तीफा दे करके पार्टी का सदस्यता छोड़ करके किसी और पार्टी में चला जाता था। तो ये था क्या कि राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी, इसीलिए 52वां संविधान संशोधन लाया गया ताकि इस दल बदल कानून को रोका जा सके। इसका उद्देश्य ये था कि संसद और विधानसभाओं में दल बदल को रोकना। इसे 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची जोड़ करके दल बदल कानून को लाया गया। इससे ये रहा प्रभाव कि राजनीतिक स्थिरता बनी रही। हाँ, हालांकि अगर किसी भी पार्टी का 2/3 सदस्य अगर उस पद को छोड़ करके, उस पार्टी को छोड़ करके किसी अन्य पार्टी में शामिल होना चाहता है तो उसे विभाजन का नाम दिया जाएगा, उसमें दल बदल कानून नहीं अप्लाई होगा। आइए आगे देखते हैं 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत मतदान के उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। ये युवा शक्ति की ओर लेके जाने का कार्य किया राजीव गांधी जी के द्वारा। उद्देश्य ये था कि युवाओं की राजनीतिक में भागीदारी को बढ़ाना। इसे अनुच्छेद 326 में संशोधन करके बनाया गया। इसका प्रभाव ये रहा कि अगले चुनाव में युवाओं ने भारी मत से नई सरकार बनाई और उस वर्ष सबसे ज़्यादा वोट पड़ने वाला वर्ष बना। 69वां संविधान संशोधन 1991। इसका उद्देश्य ये था कि दिल्ली को संवैधानिक दर्जा दिलाया जाए। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT घोषित किया गया। उसके बाद दिल्ली
को एनसीआर में एक विशेष दर्जा दिलाया गया और शासन व्यवस्था इसमें बनाई गई, विधानसभा बनाया गया और मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। 70 सदस्यीय विधानसभाओं का गठन किया गया और 10% को मंत्रिमंडल में शामिल करने का सुझाव दिया गया। प्रभाव ये रहा कि दिल्ली में भी निर्वाचित सरकार का गठन हो सका। 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसका उद्देश्य ये था कि दिल्ली और पुदुचेरी के भी निर्वाचित एमएलए को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करना। इसके तहत दिल्ली और पुदुचेरी में जितने भी निर्वाचित सदस्य होते थे उसे राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में शामिल होने का अवसर मिला। वहाँ के प्रतिनिधि भी राष्ट्रपति के दावेदार हो सकते थे। इस संशोधन के द्वारा ये लाया गया। इसमें अनुच्छेद 54 और 55 जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसका उद्देश्य ये था कि भाषाओं को और संवैधानिक दर्जा देना। इसके द्वारा अनुसूची 8 में 3 और नई भाषा जोड़ी गई जो थी नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 3 और नए भाषा को अनुसूची 8 में जोड़ा गया। उसके बाद भाषा 15 से बढ़कर 18 हो गया। इसका उद्देश्य ये है कि भाषाओं को संरक्षण मिले और उसके विकास में गति आए। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। इसका उद्देश्य ये था कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना। प्रमुख प्रावधान, संविधान में नया भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये त्रिस्तरीय संरचना था जिसमें पहले था ग्राम, फिर ब्लॉक, फिर जिला। दोस्तों, भारत में ग्रामीण व्यवस्था को जो त्रिस्तरीय ढांचा दिया गया, यह बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर आया था। आरक्षण भी दिया गया कि अनुसूचित जाति और जनजातियों को 1/3 सीट उसके लिए आरक्षित रहेगा। इसका प्रभाव ये रहा कि ग्रामीण लोकतंत्र को विकास को बढ़ावा मिला। और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े 29 विषय को जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसके तहत नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया। उद्देश्य ये था शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना। प्रमुख प्रावधान, इसे भाग 9A में 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। संविधान में भाग 9A और 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची में नगर निकाय से संबंधित 18 विषयों को शामिल किया गया। शहरी निकाय भी त्रिस्तरीय है, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। आरक्षण, ग्रामीण निकाय के तरह इसमें भी अनुसूचित जाति और जनजातियों की महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित किया गया। प्रभाव ये रहा कि शहरी प्रशासन और विकास में सुधार हुआ और विकास में तीव्रता आई। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, इसका मुख्य उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना। इसमें मौलिक अधिकार में एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और इसके तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 45 में बदलाव किया गया और एक मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। अनुच्छेद 51A में 11वां कर्तव्य 51A क जोड़ा गया, जिसमें माता पिता और अभिभावक को यह दायित्व दिया गया कि वो अपने बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दे। और इसमें नए नए नियम भी लाए गए। सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा के अधिकार कानून के आधार पर देश में सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। ये अटल जी के सरकार में हुआ था। उसके बाद 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसके तहत अनुसूचित जनजाति एसटी के हितों का संरक्षण और विकास किया गया। इसमें प्रमुख प्रावधान करके एससी और एसटी के अलग अलग आयोग बनाए गए। नया आयोग एसटी को अनुच्छेद 338A के तहत जोड़ा गया। पहले राष्ट्रीय अनुसूचित सिर्फ जाति आयोग था। उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया 89वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा और उसमें 338A के तहत रखा गया। इसकी संरचना इस प्रकार दी गई कि इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होंगे। इसका कार्य होगा कि जनजातियों के अधिकारों, संरक्षणों और विकास के संबंध में मामलों की जांच करना और उसकी निगरानी करना।
92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसके तहत अनुसूची 8 में 4 और नई भाषाओं को जोड़ा गया, जो कि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली था। इसका प्रभाव ये रहा कि 8वीं अनुसूची में उसके बाद कुल 22 भाषा हो गई, और इसे जोड़ने का उद्देश्य ये था कि इन भाषाओं को संरक्षण मिल सके और इसके विकास को बढ़ावा मिले। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014। इसके तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। इससे पहले कोई भी अदालत हो, न्यायालय हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, उसमें जजों की नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम प्रणाली चलती थी। उसके स्थान पर संविधान में संशोधन करके एक नए आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। उसका उद्देश्य ये था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के कॉलेजियम प्रणाली में बदलाव करना। इसमें जजों की नियुक्ति के लिए एक पृथक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2015 में इसे असंवैधानिक करार देते हुए इसको मानने से इनकार कर दिया। एकमात्र संशोधन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए इसे अमान्य घोषित कर दिया, वो यही था, और अब कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा ही जजों की नियुक्ति हो रही है। कॉलेजियम प्रणाली ये है कि अगला मुख्य न्यायाधीश कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन होगा, हाई कोर्ट का कौन होगा, कौन जज बनेगा, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज ही डिसाइड करते हैं। राष्ट्रपति को सिर्फ उसको शपथ दिलवाना होता है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का उद्देश्य ये था कि वो परीक्षण करे, जांच करे और उसके बाद उसको बैठाए मुख्य न्यायाधीश के पद पर, लेकिन इसको अमान्य घोषित कर दिया गया। आइए आगे देखते हैं। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। इसके तहत भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर की स्थापना की गई। उद्देश्य ये था कि 1974 में भूमि सीमा समझौता और 2011 के प्रोटोकॉल को लागू करना। प्रमुख प्रावधान: भारत द्वारा 111 इनक्लेव परिक्षेत्र को बांग्लादेश को सौंपा गया और बांग्लादेश के द्वारा 51 परिक्षेत्र को भारत को सौंपा गया। इसका महत्व ये रहा कि सीमा विवाद का अस्थायी समाधान हो पाया और इनक्लेव निवासियों की नागरिकता सुनिश्चित हो पाई। इससे सीमा विवाद सुलझा। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। अभी ये बहुत ट्रेंड में है और कई बार पूछा गया है। इसके तहत भारत में एकल एकीकृत बाजार बनाया गया। एक कर एक राष्ट्र इसका नारा था। प्रमुख प्रावधान: केंद्रों और राज्यों की कई अप्रत्यक्ष कर को जीएसटी में समाहित किया गया। दोस्तों, पहले क्या था, व्यापारियों को भी ये बहुत उलझन लगता था कि अलग अलग टैक्स देना पड़ता था, राज्य अलग वैट लगा रही है, केंद्र सरकार अलग लगा रही है। तो इन सब जाल के द्वारा बहुत कम ही लोग व्यापार सुगमता से कर पाते थे। तो सरकार ने एक नया संशोधन करके जीएसटी को लाया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके द्वारा बहुत सारे कर को एक में मिला करके दरें तय करके कुछ कुछ मुख्य चीज़ों में अलग अलग दर निर्धारित किया गया और एक नया ढांचा जीएसटी परिषद का गठन किया गया, जो कि दरों का निर्धारण कर सके, समय समय पर देखे कि किसको किस परसेंटेज में रखना है। महत्व ये था कि कम कर की चोरी कमी होगी, कर का अनुपालन में सुधार होगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। इसके तहत ईडब्ल्यूएस का गठन किया गया। दोस्तों, वैसे तो सभी जातियों को आरक्षण मिल ही जाता था, बस सामान्य वर्ग को छोड़कर। तो सामान्य वर्ग में भी तो बहुत ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो उनके लिए भी सरकार फिर नया नियम लाई जो ईडब्ल्यूएस का गठन किया। ईडब्ल्यूएस सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को आरक्षण दिलवाना था। प्रमुख प्रावधान: नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण का प्रावधान रखा गया। इसका महत्व ये रहा कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा और आर्थिक समानता की दिशा में कदम रखना था। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। इसके तहत SC ST के आरक्षण का विस्तार किया गया और एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया। उद्देश्य ये था कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC ST के आरक्षण का विस्तार करना। इसे 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। SC ST के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, जो 25 जनवरी 2030 तक लागू होगा। और जो 2 मनोनीत सदस्य थे, दोस्तों आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि
लोकसभा में 2 मनोनीत सदस्य का गठन करे और विधानसभा में राज्यपाल द्वारा 1 मनोनीत सदस्य का गठन किया जाए। वो एंग्लो इंडियन ही हुआ करते थे। इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया। तो लोकसभा में 2 था और विधानसभा में 1 सीट इन लोगों के लिए मनोनीत किया गया था। इस नियम को खत्म कर दिया गया। 105वां और 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम में क्या किया गया कि राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में रखने के लिए 102वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। 102वां संविधान संशोधन के वक्त राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, लेकिन उस समय उस आयोग में कौन सी जाति रहेगी इसका प्रावधान नहीं दिया गया था। 105वां संविधान संशोधन ला करके राज्यों को ये अधिकार दे दिया गया कि वो जाने कि आप उनके राज्य में कौन सी जाति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में रखना है। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम ये सबसे नवीनतम है, 2023 का अधिनियम है। इसका प्रमुख उद्देश्य इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित किया गया, चाहे वह किसी भी वर्ग से हो। यह आरक्षण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए मौजूद आरक्षण के भीतर ही लागू होगा। उनको अलग से आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि SC ST के लिए तो आरक्षण पहले से ही निर्धारित है और अन्य किसी वर्ग की महिला हो तो उसको इसके तहत रखा जाएगा। यह नीति 15 वर्ष तक के लिए लागू होगी। वैसे तो यह अधिनियम पारित हो चुका है, लेकिन इसे परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जाने संविधान संशोधन, जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में। चलिए आपके लिए कुछ प्रश्न देते हैं, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ये बताइए, पहला संशोधन अधिनियम 1991 के तहत कौन सी अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी? दूसरा आपके लिए प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत प्रस्तावना में कौन से नए 3 शब्द को जोड़े गए थे? और उसके बाद 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित किए गए थे? दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं।